नमस्कार दोस्तों, माँ संगीता स्टडी सेंटर में आप सबका स्वागत है। हम आज बात करेंगे कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में कौन किस किस पार्ट के बात करेंगे? एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो ठीक, सबसे पहले हम एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं एनिमल सेल के बारे में बात करते हैं। तो अब एनिमल कोशिका विज्ञान क्या है? एनिमल सेल। एनी सेल में पहले हम चलते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक यहाँ क्या बीच में। ठीक है, केंद्रक के बारे में बात करते हैं। फिर इसके बाद केंद्रक के बाद चलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया हुई। ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे, इधर चले आओ साइटोप्लाज्म ये है, माइटोकॉन्ड्रिया ये हुई। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये हुई। ठीक है, सेक्रेटरी वेस्कुलर, गोल्गी अफेयर्स, सेंट्रोसोम। आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो क्लियर आ जाएगा। क्लियर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर इसके साथ चलते हैं दूसरे पार्ट में। तो कोशिका क्या है? ठीक है, कोशिका क्या है उसके बारे में बात करते हैं। कोशिका क्या है? सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका क्या होती है? सजीवों के क्रियात्मक और रचनात्मक क्या है? इकाई है। ठीक है, और प्रायः ये स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। तो वे सबसे छोटी छोटी क्रियाएं पूर्ण होती हैं, तो जो इसमें सामूहिक रूप से जीवन कहते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द सेल मतलब लैटिन भाषा सेलुला शब्द से लिया गया है। मतलब लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ एक छोटा कमरा है। कुछ सजीव जैसे जीवाणुओं के शरीर एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशी जीव कहते हैं। जबकि कुछ सजीव जैसे मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशी सजीव कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1965 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने कब किया था खोज? कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में लैंडन तथा स्वन ने, वैज्ञानिक का नाम है, तो इसको मतलब आप रीडिंग करके कर लीजिएगा। ठीक, कोशिका सिद्धांत का प्रस्तुत किया, जिससे सेल थ्योरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। उपस्थित जो कोशिका होती है उसकी उपस्थिति से हुई होती है। अब चलते हैं अगले पार्ट। आपका है जीव द्रव। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक द्वारा 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक है जो 1839 ईस्वी में किया गया था। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी वायुयुक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है, इसलिए जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? जीवद्रव का भौतिक आधार। ये पॉइंट। ठीक, फिर जीवद्रव दो भागों में बांटा गया है, तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म क्या हो, कोशिका द्रव क्या है, यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। जो कोशिका होती है वह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। केंद्रक न्यूक्लियोप्लाज्म यह कोशिका के केंद्र के अंदर रहता है। जीव द्रव का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर, कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कौन कौन, ऑक्सीजन कितना होता है 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। मतलब जीव द्रव में 80% भाग क्या होता है, जीव द्रव होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 होता है। मतलब जीव द्रव का अनुपात कितना होता है, कार्बन और अकार्बनिक का 81, ये आपका हुआ जीव द्रव। ठीक, अगले पार्ट में चलते हैं, कोशिका। सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या है, इकाई है सेल। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। जिसको अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका का अध्ययन को क्या साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, पॉइंट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको टू द पॉइंट बनाया गया है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीस्पेटिकम की है। मतलब एक जीवाणु होता है जो माइकोप्लाज्म गैलीस्पेटिकम होता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने, ये तो आपको बता चुका था, 1665 ईस्वी में किया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका में है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका में है। ठीक, फिर सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 1839 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वयं ने किया था। स्वयं नामक वैज्ञानिक। कोशिका सिद्धांत का प्रमुख बातें इस प्रकार है, ये पॉइंट हुआ। ठीक है ना, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। जो जीव, सभी जीवों को उत्पत्ति कहाँ से होती है, कोशिका से ही होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक है या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। प्रत्येक जीव बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कहाँ से, कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव शरीर का एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है क्रेटर। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है तथा सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है। फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। जो प्रत्येक कोशिका स्वाधीन इकाई है तथा सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण करती है। ठीक, चलते हैं अगले। कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। तो आपका डायग्राम बना हुआ है, तो इधर का क्या है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक्स। ये डायग्राम जो सेल वॉल कुछ सेम पाए जाते हैं जो दिखाया गया है, और कुछ अलग पाया जाता है। जैसे प्लांट सेल में आप क्लोरोप्लास्ट, जैसे ऑक्सीजन के लिए पौधे भोजन बनाते हैं, जीव जंतु में नहीं पाया जाता। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म, क्रोकोन्डिया पाया जाता है। अब चलते हैं बात कर प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। कहना प्रोकैरियोटिक हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के में पड़ा रहता है। अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। मतलब इसे जो कोई भी आवरण है उसे घेरे नहीं रहता। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। जीवाणुओं एक नील हरित शैवाल में
ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टीन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रक न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस क्रोमैटिन मतलब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन संयुक्त, मतलब इसमें तो हिस्टोन प्रोटीन पाया नहीं जाता, जो डीएनए से मिलकर होता है वो हिस्टोन प्रोटीन का काम करता है, क्रोमैटिन होता है। इसके अलावा केंद्रक उपस्थित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले, प्लांट सेल एनिमल सेल। क्या है प्लांट सेल एनिमल सेल का डायग्राम। तो आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बना लीजिएगा। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। क्या पादप कोशिका में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को आकृति या आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टियोप्लाज्म का लिखा है पेप्टिग्लाइकन का बना होता है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अधोपार्गम झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। सेंट्रोसोम, इसकी खोज बेरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। समसूत्री विभाजन में इसका ध्रुव का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक और यह केंद्रक झिल्ली से व दूसरी ओर कोशिका कला से संबंध होता है। इस झिल्ली के कुछ भागों पर किनारे छोटी छोटी कणिकाएं लगी रहती है, जिन्हें राइबोसोम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं और प्रोटीन का संचारण ट्रांसपोर्टर का काम करती है। ट्रांसपोर्टर और संचारण का कार्य करती है, जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, राइबोसोम। सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और 1958 में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। रॉबर्ट नामक वैज्ञानिक ने नामकरण किया किसका? 1958 में। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब RNA और होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसका शॉर्ट नाम RNA नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, नोट। स्तनी के लाल रुधिर कणिका कोशिका में राइबोसोम एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालिका नहीं पाया जाता। लाल रुधिर द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने कब किया था? 1886 ईस्वी में की थी। ब्रेंडा ने नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया दिया।
पेंडा नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। यह कोशिका का स्वयं स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति केंद्र कहा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, शक्ति केंद्र कहा जाता है। इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। नोट: डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक डीएनए कहाँ, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। एक ये पॉइंट आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ति केंद्र कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, गोल्गी बॉडी। इसकी खोज कैमिलियो गोल्गी इटली नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं में ट्यूबल के समूह में एवं थैलियों का बना होता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स में क्या है, संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पट्टिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। क्या पैकिंग की जाती है? ये पट्टिकाओं के गंतव्य व्यवस्था स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्थापित होता है तो उससे पदार्थ वाली पट्टिकाएं उससे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलता है। जो पट्टिकाएं होती गलने के बाद जो बाहर निकालने में सहायता करती है। इस प्रकार गोल्गी को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ट्रांसपोर्टर का काम करती है, यातायात का कार्य करती है। एक कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करती है। लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। अब ये लाइसोसोम, इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोल हरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, ये है लाइसोसोम। अब लाभक, ये हुआ लाभक। लाभक के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिक, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: हरित लाभक और ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो पहली बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट। हरित लाभक, यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित क्लोरोफिल होते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लाभक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। हरित लाभक को पादप कोशिका की क्या कहते हैं? रसोई कहा जाता है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट: पत्तियों का पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। अब क्या होगा? अब चलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बाद बात है, यह रंगहीन लाभक है। क्या है? रंगहीन क्या है? प्लास्टिक है। यह पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, मतलब वंचित जो जहाँ तक सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँच पाती है, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में भोजन पदार्थों का संग्रह करते हैं। कौन काम करता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ? जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जैसे जड़, तना, भूमिगत तना में वहाँ तक
के कार्य करता है, भोजन पदार्थों को संग्रहित करता है। अब कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगहीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट लवक के अन्य उदाहरण। टमाटर में लाइकोपिन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में विटामिन इसमें कार्य करते हैं। कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट चलते हैं स्तनधारी। यह कोशिका की स्तनधारी बारे में, यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिका में यह अनेक और बहुकोशिका में बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत सॉरी। यह कोशिका निर्जीव है रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिका में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, परंतु पादप कोशिका में प्रायः बहुत बड़ी और केंद्रक में स्थित होती है। अब बात करते हैं केंद्रक। यह कोशिका की सबसे बहुत प्रमुख अंग है। ठीक है, यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव ने धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में इकट्ठा दिखलाई पड़ता है। इससे क्रोमैटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाते हैं। इसे धागे को क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों के सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होता है। केंद्रक में क्या, जैसे मानव में 23 जोड़ा, चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। ये मतलब क्या है, केंद्र क्या करता है? गुणसूत्रों को संख्या निश्चित करता है। ठीक, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा क्या है, प्रत्येक गुणसूत्र में एक जेली के समान गाढ़ा भाग होता है, जिसे मैट्रिक कहते हैं। मैट्रिक में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं, जिन्हें क्रोमोनीमेटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमेटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो क्रोमैटिन एक निश्चित स्थान से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जो सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्योंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्र के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते, इसलिए गुणसूत्रों की वंशागत और वाहक कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक साधन गोल रचनाएं दिखाई पड़ती है। इसे क्या कहते हैं? केंद्रक न्यूक्लियस कहते हैं। इसे राइबोसोम के लिए आरएनए मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण करता है। थैंक यू दोस्तों। माँ संगीता स्टडी सेंटर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसे लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।